हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डीजी। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए देखते हैं क्या होता है ओजोन लेयर, क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि हमारे अर्थ के 5 लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर में। इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, मेसोस्फेयर कहते हैं, आयनोस्फेयर कहते हैं और एक्सोस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, वायुमंडल मतलब बहुत सारी वायु का मंडल, ठीक है, यानी कि बहुत सारे गैसेस का मंडल। तो वायुमंडल जो बना है वो गैस से बना है, ठीक है। तो उसी में हमारा एक लेयर है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर जो भी है, जो कि एक गैस से बना हुआ लेयर है, और वो कहाँ पे पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कहानी की ओजोन लेयर का क्या काम है। देखिए, सूर्य से जो किरण आती है, 3 प्रकार की किरण आती है। एक तो जो लाइट होता है, जो लाइट से हम लोगों को दिखाई पड़ता है, एक इंफ्रारेड होता है, एक अल्ट्रावायलेट होता है। तो लाइट और इंफ्रारेड से प्रॉब्लम उतना कुछ नहीं है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट है, ये इसको हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। ये जो है ये बहुत ज्यादा हानिकारक, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक टाइप से कहें तो जहरीली होती है। इनका जो फंक्शन है कि ये स्किन कैंसर कर देती हैं, मोतियाबिंद कर देती हैं, शरीर में कई तरह का दुष्परिणाम कर देती हैं, ठीक है। और तो और अगर अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आना शुरू हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट में, सन के लाइट में करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट में नहीं करता है, बात समझिएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा मान के चलिए कमेगा, पौधा खाना नहीं बना पाएगा, मतलब हरियाली खत्म हो जाएगा। इसलिए और मतलब ये सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा कि जो धरती में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का क्या काम होता है? बैक्टीरिया का काम होता है किसी भी चीज को मतलब सफाई करना। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर मर गया, आप देखते हो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो गलना शुरू कर देता है, महकता है, लेकिन धीरे धीरे गल के वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कौन उसको खत्म करता है? बैक्टीरिया खत्म करता है। अगर बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो जो कोई चीज अगर मरा रहेगा तो मरा ही रहेगा, सड़ता रहेगा, महकता रहेगा, बीमारी फैलेगा। तो उसको भी खत्म जो करता है बैक्टीरिया करता है। अल्ट्रावायलेट रे आएगा तो वो भी मर जाएगा। मतलब धरती का इन्वायरमेंट पूरी तरह से डोल जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा और लोगों को कठिनाई होगी जीवन जीने में। अगर मान के चलिए ना कि ओजोन लेयर होता क्या है? ओजोन लेयर एक टाइप का गैस का परत होता है, कह सकते हैं छाता होता है, कह सकते हैं कंबल होता है। वैसा कंबल जैसे कि आप कंबल अगर ओढ़ लेते हैं, मान लीजिए या चादर ओढ़ लेते हैं और रूम में लाइट जला देते हैं, तो आपको लाइट पूरा तो नहीं दिखता है, हल्का सा रोशनी जैसा दिखेगा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लाइट से बचे रहते हैं। या छाता लेके जाते हैं धूप में तो धूप आपको नहीं लगता है। बस ओजोन लेयर वैसे ही छाता है या कंबल है, जो कि सूर्य का किरण को रोकता है। कौन सी किरण को? अल्ट्रावायलेट किरण को वो रोक देगा और धरती पर आने से नहीं आने देगा, जिसके चलते आपको सिर्फ सनलाइट मिलेगी और यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। जो बैक्टीरिया हैं जो कि डिके करते हैं सब्सटेंस को, वो करेंगे और आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर होता कहाँ पे? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर देखिए 50 किलोमीटर तक है। पढ़ाई दूसरी क्लास में 18 किलोमीटर तक मेरा ट्रोपोस्फेयर है, यानी कि क्षोभ मंडल, और 18 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि संताप मंडल। ओजोन लेयर जो होता है ये 35 से 15 के बीच में होता है, यानी कि इसका 90% जो पार्ट है वो रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए ना, ये जो काला वाला है मान के चलिए ये ओजोन लेयर है, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो है मैंने नोट किया है, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, 35 से 15 ओजोन है, 18 किलोमीटर इसका ट्रोपोस्फेयर का हाइट है और 18 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट, यानी संताप मंडल का। अब जब सन का जो किरण आया तो यहीं तक आया, यहाँ पे ओजोन लेयर उसको रोक दिया, अल्ट्रावायलेट रे को धरती पे नहीं आने दिया, ठीक है। अब ये ओजोन जो गैस होता है, ये गैस का जो लेयर होता है, ये किस चीज का बना होता है? तो ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल का बना होता है, O3 का। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल का बना होता है, O3 का, ठीक है, ओजोन लेयर, ठीक। अब क्या है कि आप सुने होंगे कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट कर रहा है। कैसे कर रहा है? कौन कौन सा गैस कारण है कि जिससे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है? ओजोन लेयर में छेद होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ओजोन लेयर में छेद होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC जो गैस है वो ओजोन लेयर में CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब जो है, ये सब गैस जो है वो
धरती पर से निकल के जाते हैं और ओजोन लेयर में छेद कर देते हैं। ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो क्या होगा, सूर्य का जो किरण है जो यहाँ पे रोक पा रहा था नहीं रोक पाया, मान लीजिए हल्का सा छेद हो गया, सूर्य किरण ऐसे करके आ गया, धरती पे आया तो अब क्या करेगा वो, धरती पे आकर के वो यहाँ स्किन कैंसर, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को रोकना, ये सब काम करेगा, मौसम में जलवायु में परिवर्तन ले आएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि पूरी, ये चूंकि एक देश का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है, इसलिए देखते होंगे ओजोन लेयर को लेकर के बैठक होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल होते रहते हैं कि ओजोन लेयर को कैसे बचाएं, क्या क्या उसके लिए मेजर्स उठाएं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली इन्वायरमेंट का ये चैप्टर हम इसलिए शुरू किए क्योंकि आपको अर्थ का लेयर पढ़ाए थे, उसमें आपको ओजोन लेयर का जिक्र किया था शॉर्टकट में, ठीक है, तो अभी आपको डिटेल बता रहे हैं। तो अब जो है अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आप CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, वो कहाँ पर से निकलता है, तो AC से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जहां भी मतलब कोल्ड स्टोर वाला एरिया है वहां से निकलता है। तो वो कैसे जाता है वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर, देखिए मान लीजिए कि CFCl3 है, वो टूटा, एक बार टूटा अल्ट्रावायलेट के संपर्क में, CFCl2 बना, ठीक है, फिर दोबारा टूटा CFCl2, CFCl बना, फिर दोबारा टूटा तो ये क्लोरीन बन गया और चला गया ऊपर, और ऊपर जाकर के ये जमा हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये अगर बहुत इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप ये कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, आप सुने थे न्यूज में भी कि पराली जलाने पे बैन किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है जो कि ऊपर जाने के बाद बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है और ओजोन लेयर को भी खतरा है उससे, वो भी चला गया ऊपर। अब ये लोग ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल है O3, इसको तोड़ के 2 मॉलिक्यूल में कर देगा और इसके जगह पे खुद को रिप्लेस कर देगा। तो अब आप बोलिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे तो है, ठीक तो है, ऑक्सीजन तो फायदेमंद चीज है, सांस लेंगे, तो आप सांस लेने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर तो नहीं आएंगे ना, 18 किलोमीटर ऊपर जाकर तो सांस नहीं लेंगे ना, सांस तो आप नीचे ट्रोपोस्फीयर में ले रहे हैं, और हमको ऊपर में जरूरत ओजोन का, ऑक्सीजन का नहीं है। अब ये O3 हो गया, तब जब ये टूट गया तो ये टूट के नीचे आ जाएगा, ट्रोपोस्फीयर में आ गया, तो यहाँ पे जो O3 था ये जगह खाली होता चला गया, ऐसे ही जगह खाली हो के ओजोन लेयर में छेद हो गया है। कहाँ पे छेद हुआ है, तो अंटार्कटिका के पास में हुआ है। अंटार्कटिका कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे पृथ्वी है तो दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे आप आर्कटिक सकते, तो अंटार्कटिका में छेद हो रहा है, तो जिसके चलते बहुत सारे अहम बैठकें हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओजोन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। ओजोन एक टाइप का गैस का लेयर होता है, एक टाइप का ब्लैंकेट होता है, एक टाइप का छाता होता है, जो आप बोलिए, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और इसका हाइट जो है 15 से 35 किलोमीटर का परत है ये, जो कि सूर्य का पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, ठीक है। इसमें जो गैस होता है, जो कि ये मान लीजिए तो गैस का ही ना मिक्सचर है, ये O3 होता है, O3 ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल, इसको जो ब्रेक करता है, कैसे करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सब इसको ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल में, फिर 1 मॉलिक्यूल में, ऐसे करके ये टूट के वहां पर छेद बन जाता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि हम CFC गैस को नहीं यूज करें। अब देखते हैं नया जो रेफ्रिजरेटर या AC सब आ रहा है वो CFC के अलावा उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन निकाल के आ रहा है, ठीक है। हम मैक्सिमम प्लांट लगाएं ताकि जो CFC गैस रिलीज हो रहा है कहीं से या ये NO2 रिलीज हो, ये धरती पे ही सबसाइड कर जाए, ऊपर में स्ट्रेटोस्फीयर में जाए ही ना, जब जाएगा ही नहीं तो छेद करने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। और हो गया ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैस। आइए देखिए ओजोन और ग्रीन हाउस इंटर रिलेटेड कैसे है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, देखिए ग्रीन हाउस गैस जो होता है, जैसे कि आपका ट्रोपोस्फीयर है यानी कि क्षोभ मंडल है, ये आपका समताप मंडल है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। तो जो आपको बताया ये नीचे वाला जो एरिया है जिसको कि ओजोन का लेयर यहाँ तक है ना, तो नीचे वाला जो एरिया है जो कि जितना एरिया आपका ट्रोपोस्फीयर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे गैसेस का एक मिक्सचर होता है जो कि जब सूर्य का किरण, मान लीजिए सन का किरण जब यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पर से फिर वो लौट जाता है,
अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा तो पृथ्वी का तापमान जो है -18 डिग्री हो जाएगा। जीवन संभव ही नहीं। आप इमेजिन कीजिए ना कि सालों भर टेम्परेचर -18 रहेगा, जहाँ पे अभी गर्मी है। तो जहाँ पे अभी सर्दी है या जहाँ पे नॉर्मली अलास्का वगैरह में -60 रहता है, वहां पे टेम्परेचर कितना होगा? जीवन फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो इसी ग्रीन हाउस गैस के चलते पृथ्वी का तापमान गर्म रहता है और एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का क्या है? 15 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एवरेज टेम्परेचर धरती का क्या है? 15 डिग्री। ग्रीन हाउस गैस नहीं रहे तो कितना होगा? -18 डिग्री। ठीक है। तो सूर्य का किरण को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और धरती पे नीचे भेज देता है। अब एब्जॉर्ब करके नीचे धरती पे भेज दिया, ठीक है। सूर्य का किरण भी तो धरती पे पूरा नहीं आता है ना, कुछ आया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ चला गया समुद्र में, कुछ धरती पे जो आया तो ग्रीन हाउस गैसेस के चलते ही आया। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो धरती का तापमान को गर्म रखता है। लेकिन अब हम जब पेड़ काट रहे हैं या फिर हम पॉल्यूशन जो कर रहे हैं तो वहां पे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, उससे वहां का गैस निकल के यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का संख्या जो है वो बढ़ रहा है। अब बढ़ने से क्या होगा? अधिक एब्जॉर्ब कर लेगा ये, तो टेम्परेचर धरती का बढ़ जाएगा। जहाँ एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है, वहां मान के चलिए 15.1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0.1, 0.2 भी अगर बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो अंटार्कटिका और आर्टिक सर्किल का ये बर्फ पिघलाने के लिए बहुत है। और एक बार समझ लीजिए कि अगर अंटार्कटिका या आर्टिक सर्किल का बर्फ अगर पिघल गया तो कितने देश जलमग्न हो जाएंगे, समुद्र का लेवल इतना बढ़ जाएगा। नॉर्मल बाढ़ आता है तो गांव का गांव डूब जाता है। तो ये एक पूरा कंटिनेंट जितना बर्फ पड़ा हुआ है वो अगर पिघल के निकल गया तो क्या होगा? धरती हो जाएगी खत्म। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस होते बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की संख्या अगर बढ़ गई ना तो फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तब धरती का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस का संख्या बढ़ गया, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, कहते हैं ना किसी कोई चीज ग्लोबली फेमस हो गया, कोई व्यक्ति ग्लोबली मतलब पूरे ग्लोब में फेमस हो गया, मतलब पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया को गर्म कर देना। जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, तो वो तो फिर अच्छा चीज है, वो धरती के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है? CO2 का। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, आपको ऑलरेडी मतलब ये पढ़ाया जा चुका है कि धरती पे जो सबसे नीचे में जो है सबसे भारी गैस जो है वो CO2 है। तो CO2 का जो संख्या है वो सबसे अधिक रहता है। और ग्रीन हाउस गैस में और किसका योगदान है? तो मीथेन का है, जलवाष्प का है, वाटर वेपर का है, ठीक है, जलवाष्प जिसको कहते हैं। तो CO2 हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब मेरे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CO2, वाटर वेपर, ठीक है। और CO2 जो होता है, मीथेन जो होता है, वाटर वेपर जो होता है, ये सब, इसके अलावा और 1-2 गैसेस हैं, लेकिन मेजरली ये 3 हैं जो कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में रहते हैं, जो कि धरती को गर्म करने में सहायक बनते हैं। अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, मान लीजिए कि CO2 का संख्या बढ़ गया, ठीक है, अगर जैसे कहा था कि पेड़ लगाइए ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक नहीं रहे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप पेड़ कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो CO2 का संख्या बढ़ गया। या फिर कोयला जो जलता है, या फिर धान जो जलाया जाता है, उस टाइप से अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो मीथेन का संख्या बढ़ गया, तो वो सब वातावरण को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ओजोन और ग्रीन हाउस दोनों अलग अलग है लेकिन इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उसका काम होता है, ग्रीन हाउस जो है वो ट्रोपोस्फेयर यानी जहाँ हम रहते हैं इसको गर्म करने में सहायक बनता है। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको इन्वायरमेंट का था, पर चूंकि पिछला टॉपिक अर्थ का लेयर पढ़ाए थे तो आपको इसलिए बताए, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कुछ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर से एक क्लास में लेने के तैयार हूँ, ठीक है। समझ में आया तो थैंक यू, देखते रहिए विद्यादानी।